आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, पूरे 5000 साल पीछे। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी विकास और एक ऐसी कमाल की लाइफस्टाइल की कहानी है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देती है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बस किसी तरह अपना गुजारा करना सीख रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक पूरी तरह से विकसित, गजब की प्लानिंग वाला एक विशाल शहरी समाज फल फूल रहा था। शुरुआत इस बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर एक 5000 साल पुराने शहर में आज के हमारे कुछ आधुनिक महानगरों से भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम हो? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। आज हम देखते हैं कि कई शहरों में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन प्राचीन हड़प्पा के लोगों ने साफ सफाई और ड्रेनेज का एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया था जो आज की म्युनिसिपैलिटी को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। उन्होंने पब्लिक हेल्थ और हाइजीन को जिस टॉप लेवल पर रखा था, वो सच में अनबिलीवेबल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन प्राचीन शहरी चमत्कारों की। यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ये विशाल नंबर 50 लाख। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अपने सबसे सुनहरे दौर में, जिसे मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है, इस सभ्यता में करीब 50 लाख लोग रहते थे। और ये इतनी बड़ी आबादी किसी एक जगह सिकुड़कर नहीं बैठी थी। ये लोग सिंधु और घग्गर हकरा नदियों के आसपास 1000 से भी ज्यादा बस्तियों और शहरों में फैले हुए थे। इतने बड़े इलाके में एक जैसी ईंटें, एक जैसे बांट या वजन और एक जैसी सिटी प्लानिंग का मिलना, ये साफ दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना मजबूत और वेल ऑर्गेनाइज था। वैसे इस सभ्यता की खोज की कहानी भी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1820 के दशक में जब चार्ल्स मैसन वहां से गुजरे तो उन्हें लगा कि शायद ये सिकंदर महान के किसी पुराने युद्ध का मैदान है। फिर दशकों बाद 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मोहर मिली जिस पर कुछ अजीब सा लिखा था। लेकिन असली सस्पेंस तब खुला जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और फिर कमाल देखिए, ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन दो विशाल शहरों के मिलने के बाद 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने इस महान लेकिन भूली बिसरी सभ्यता के मिलने का ऐलान कर दिया। अब इन दो सबसे मशहूर शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या खास था। इन दोनों महान शहरों में अंतिम संस्कार के तरीकों को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला अंतर मिला है। हड़प्पा में R37 नाम का एक बहुत ही सलीके से बना कब्रिस्तान मिला, जहां लोगों को बाकायदा लकड़ी के ताबूतों में शांति से दफनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है मृतकों का टीला। वहां दफनाने का कोई ऐसा व्यवस्थित तरीका नहीं मिला। उल्टे वहां गलियों में कई कंकाल अस्त व्यस्त हालत में पड़े मिले। किसी का हाथ कटा हुआ तो कोई बुरी तरह बिखरा हुआ। ये कंकाल इशारा करते हैं कि शायद वहां कोई हिंसक झड़प या संघर्ष हुआ होगा, जिसके बाद शवों को ठीक से दफनाने का मौका ही नहीं मिला। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन शहरों को आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक आम लोगों के लिए निचला शहर और एक ऊंचा चबूतरा, जिसे सिटाडेल या दुर्ग कहते थे। अब जो बात सबसे अलग है वो ये कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के सिटाडेल में राजा महाराजाओं के लिए कोई आलीशान महल या बड़े मंदिर नहीं मिले। इसके बजाय यहाँ पब्लिक के लिए इमारतें थी। मोहनजोदड़ो के सिटाडेल में एक बेहद शानदार ग्रेट बाथ या स्नामागार मिला और पूरे शहर के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल अन्नागार। साथ ही पकी हुई ईंटों से बना एक बड़ा सा सभा भवन भी था। ये साफ बताता है कि ये समाज किसी एक राजा के इर्द गिर्द नहीं घूमता था, बल्कि सबके लिए बनी सार्वजनिक सुविधाओं को ज्यादा अहमियत देता था। नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग के तो ये लोग असली उस्ताद थे। इनकी शानदार इंजीनियरिंग का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्मार्ट उदाहरण देखिए। इनके घरों के मेन दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। जी हां, वो हमेशा घर के अंदरूनी आंगन या पीछे की पतली गलियों में खुलते थे। ऐसा क्यों? बस इसलिए ताकि घर के बच्चे या कोई भी व्यक्ति सीधे बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर तेजी से आती हुई बैलगाड़ियों से टकरा ना जाए। 5000 साल पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और सड़क सुरक्षा के बारे में इतना एडवांस सोचना सच में माइंड ब्लोइंग है। नगर नियोजन के साथ साथ इनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी बेजोड़ थी। इसे दुनिया का पहला ज्ञात शहरी ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। इन्होंने बाथरूम के फर्श को हल्का सा ढलानदार बनाया था ताकि पानी बिल्कुल रुके नहीं।
फिर हर घर का गंदा पानी एक छोटी नाली से होते हुए गली की मुख्य नाली में जाता था। और सबसे कमाल की बात, सड़क के किनारे की ये सभी मुख्य नालियां पक्की हुई ईंटों से अच्छी तरह ढकी होती थी, जिन्हें साफ करने के लिए बीच बीच में खोला जा सकता था। साफ सफाई का ऐसा परफेक्शन प्राचीन दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं इनके व्यापार पर, देखते हैं ये प्राचीन व्यापार नेटवर्क कैसा था। इस पूरे व्यापार नेटवर्क का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा था लोथल। गुजरात में बसा लोथल व्यापार का एक ऐसा जबरदस्त गढ़ था कि इसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर तक कह दिया जाता था। यहां समुद्री जहाजों के लिए बाकायदा ईंटों से बना एक विशाल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है। और हां, यहां एक बड़ा अपवाद भी है। हमने अभी बात की थी ना कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। लोथल इसका एकमात्र अपवाद था। यहां घरों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे, ताकि व्यापारी बड़ी आसानी से अपनी बैलगाड़ियों में भारी सामान लाद और उतार सकें। ये इनकी गजब की प्रैक्टिकल सोच को दिखाता है। इनका व्यापार कोई छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत दूर दूर तक फैला था। लोथल से कपास और दूसरी चीजों का व्यापार सीधे फारस और मेसोपोटामिया तक होता था। चन्हुदड़ो जैसे शहर सुंदर मनके और मेकअप का सामान बनाने के लिए मशहूर थे, और मोहनजोदड़ो में बनी हड़प्पा की मोहरें तो आज के बहरीन और मेसोपोटामिया की खुदाई तक में मिली हैं। ये दिखाता है कि जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से इनका व्यापार खूब फलता फूलता था, जिसने इस सभ्यता को इतनी समृद्धि दी। चन्हुदड़ो का जिक्र आया है तो वहां के जीवन के बारे में जानना बड़ा ही दिलचस्प है। ये पूरी सभ्यता का इकलौता ऐसा शहर था जहां कोई सिटाडेल या ऊंचा दुर्ग नहीं था। ये पूरी तरह से एक खुला इंडस्ट्रियल शहर था। यहाँ खुदाई में महिलाओं के सजने संवरने का सामान मिला है, जैसे लिपस्टिक, आईलाइनर और शीशे। लेकिन यहाँ की सबसे मजेदार खोज थी मिट्टी की एक ईंट। उस ईंट पर आगे आगे एक बिल्ली के भागने के पैरों के निशान हैं और ठीक उसके पीछे एक कुत्ते के। जरा कल्पना कीजिए, आज से 4000 साल पहले कोई कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भागा होगा, वो गीली ईंट पर चढ़े होंगे और वो निशान आज भी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? इतना विकसित समाज आखिर खत्म कैसे हुआ? चलिए इस जलवायु पतन को समझते हैं। कहते हैं ना, हर महान कहानी का एक अंत होता है। इतनी शांति, इतना बेहतरीन व्यापार और इतनी शानदार लाइफस्टाइल होने के बावजूद ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पतन किसी बाहरी हमले या रातों रात आए भूकंप से नहीं, बल्कि जलवायु के बदलने से हुआ। 2600 ईसा पूर्व के आसपास शानदार मॉनसून की वजह से नदियां भरी रहती थीं, भरपूर खेती होती थी। लेकिन लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते मॉनसून कमजोर पड़ने लगा। नदियां, खासतौर पर घग्गर-हकरा नदी, सूखने लगीं। पानी के बिना खेती और व्यापार का वो विशाल ताना-बाना बिखरने लगा। और अंत में 1400 ईसा पूर्व तक लोगों को मजबूरन होकर अपने उन शानदार शहरों को छोड़ना पड़ा और वे पूर्व में गंगा नदी की घाटी की ओर चले गए। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, शानदार बारिश और नदियों के भरपूर पानी ने एक ऐसा समाज बनाया जहां किसी चीज की कमी ही नहीं थी। लोगों को बड़े बड़े महल या खतरनाक हथियार बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा लड़ने झगड़ने के बजाय व्यापार करने, शहर बसाने और साफ सफाई में लगा दी। लेकिन ये पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रकृति के एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी हुई थी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वे लोग चाहे कितने भी महान इंजीनियर या प्लानर क्यों न रहे हों, लेकिन बदलती जलवायु और प्रकृति के सामने वो भी बेबस थे। जब प्रकृति ने अपना रास्ता बदला और पानी सूख गया, तो उनकी वो पकी हुई ईंटों की चौड़ी सड़कें, वो कमाल का ड्रेनेज सिस्टम और बड़े बड़े अन्नागार किसी काम नहीं आए। जलवायु परिवर्तन ने दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता को उसके घुटनों पर ला दिया। तो हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। यदि एक ऐसा समाज जिसने साफ सफाई, पब्लिक हेल्थ और शांति को सबसे ऊपर रखा था, सिर्फ इसलिए इतिहास के पन्नों में खो गया क्योंकि उनका पर्यावरण बदल गया था, तो आज के हमारे आधुनिक शहरों को इससे क्या सीखना चाहिए? आज जब हम फिर से क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, तो 5000 साल पुराने वो खामोश खंडहर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। क्या हम समय रहते प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको मिलकर गहराई से सोचना चाहिए।